हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे गुणमंत्र यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम डील करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा आज का क्लास। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहले कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स को ब्रश अप करेंगे। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी इम्यूनोलॉजी में कवर कर लिए हैं, बट क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेवेंट है, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एक बैक्टीरियल सेल जिसके ऊपर आप एंटीजेंस को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस एक सेल के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हैं। ओके, स्फीयर शेप का है, कोन का है, क्यूब का है, तो इस सब को हम एपिटोप्स कहते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये सब एंटीजेंस है मगर एक दूसरे से काफी अलग है, इसलिए हम इसे एपिटोप्स कहते हैं। और हमारी एंटीबॉडीज है। ओके, वी आल्सो स्टडीड एक क्लास पूरा का पूरा एंटीबॉडी में हमने पढ़ा था। ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि हमारी एंटीजन के साथ बाइंड करती है, एपिटोप के साथ बाइंड करती है, जो कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है। ओके, नेक्स्ट इज, ये है एंटीजन जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कर सकता है। और एंटीबॉडी आपको पता है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, और वो प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली प्लाज्मा सेल्स। ओके, सो चलिए देखते हैं। Antibodies or immunoglobulins are protein molecules produced by a B lymphocyte. Okay, so antibodies या फिर immunoglobulins प्रोटीन होते हैं और उनको कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। ओके, एक टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट होता है प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज हमारे डिफेंस सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हमारा एंटीबॉडीज ही होता है, जो कि हमारी बॉडी को फॉरेन सब्सटेंसेस या फिर कोई भी एंटीजन से प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, एंटीजन के पास एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब हर एंटीजन के पास एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होता है, उसे हम एपिटोप्स करके कहते हैं। ओके, एंटीबॉडीज के पास कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स होती है। ओके, और ये कहाँ होता है? हाइपर वेरिएबल रीजन में होता है। एंटीबॉडी की हाइपर वेरिएबल रीजन में होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स, जहां एंटीजन स्पेसिफिकली आके बाइंड करता है। ओके, एंटीबॉडीज हैव कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन which are mainly responsible for the specificity for antigen. ओके, एक पर्टिकुलर एंटीजन को बाइंड करने के लिए ये CDRs यूजफुल होते हैं। ओके, इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन B lymphocytes में प्रोड्यूस डिफरेंट एंटीबॉडीज। अगर किसी एंटीजन के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स हो, ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एक बैक्टीरिया जो कि एक एंटीजन है, फॉरेन सब्सटेंस है। ओके, उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स है। ओके, तो जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाएगा तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ना सिर्फ एक एंटीबॉडी, मगर हर एक एपिटोप के खिलाफ, ये स्फीयर के खिलाफ एक एंटीबॉडी, ये कोन के खिलाफ एक एंटीबॉडी, और ये क्यूब के खिलाफ एक एंटीबॉडी। सो हर एक एपिटोप के खिलाफ एंटीबॉडी को बनाया जाएगा। ओके, सो अगर एक एंटीजन के खिलाफ, जिसके पास बहुत सारे एपिटोप्स हैं, उसके खिलाफ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बने। ओके, एंटीजन तो एक है मगर उसके ऊपर सेवरल एपिटोप है, और उस सेवरल एपिटोप्स के खिलाफ
डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो तो उसे हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, पॉली मतलब मेनी, पॉली का मतलब ही मेनी होता है, बहुत सारे क्लोन के एंटीबॉडीज हैं। ओके, बहुत सारे क्लोन के एंटीबॉडीज हैं जो कि स्पेसिफिक होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स के लिए। ओके, तो ये है अ पिक्चर ऑफ एंटीबॉडी जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये रीजन हाइपर वेरिएबल रीजन होता है और इसी रीजन में CDRs प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स, जहां हमारी एंटीजन स्पेसिफिकली आके बाइंड हो जाती है। ओके ओके, सो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया। एक एंटीजन के खिलाफ जिसके पास बहुत सारे एपिटोप्स है, बहुत सारी एंटीबॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अगेंस्ट वन एंटीजन वन एंटीबॉडी, मतलब एक एंटीजन के खिलाफ सिर्फ एक ही एंटीबॉडी बना है तो उसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। एंटीबॉडीज में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, इतना डिफरेंस तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। ओके, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या है। ओके, अगर आपको लार्ज क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले, सेम टू सेम एंटीबॉडीज चाहिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज आपको अगर चाहिए तो व्हाट इज द बेस्ट चॉइस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही बेस्ट चॉइस है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लार्ज क्वांटिटी और आइडेंटिकल एंटीबॉडीज में बना सकते हैं हम। ओके, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की क्या एप्लीकेशन है, डायग्नोस्टिक्स में है, यस, थेरेपी में यूज होता है, असेस में यूज होता है जैसे कि एलाइजा। ओके, क्यों होता है यूज, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट होता है और हाईली स्टेबल भी होता है। ओके, अगर हमें सिर्फ हमारी टारगेट एंटीजन को डिटेक्ट करना है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन, सिर्फ डिटेक्ट करना है कि हमारी टारगेट एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके लिए आप पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है। ओके, तो इस वजह से पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज की एप्लीकेशन कम होती है ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिविटी। ओके, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी होता है। ओके, वो एक ही टाइप का एंटीबॉडी होता है जो कि डायरेक्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एपिटोप, जो कि स्पेसिफिक होता है एक एपिटोप या फिर एंटीजेनेट डिटरमिनेंट के खिलाफ। ओके, सो बहुत पहले से साइंटिस्ट का ड्रीम हुआ करता था कि हर एक एंटीजन के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना दिया जाए, क्योंकि वो क्योर हो जाता है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, एक एनिमल को लिया, उस एनिमल को इम्यूनाइज करा दिया एंटीजन के साथ। इम्यूनाइजेशन का मतलब है एंटीजन को इंजेक्ट करवाना, एनिमल में एंटीजन को इंजेक्ट करवाना। ओके, सो इंजेक्ट करवा दिया एंटीजन को और थोड़ा सा वेट किया ताकि उस एंटीजन के खिलाफ उस एनिमल की बॉडी में बी सेल्स की प्रोडक्शन हो, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन हो। ओके, जैसे ही बी सेल्स की प्रोडक्शन होना शुरू कर दिया, उन्होंने बी सेल्स को आइसोलेट कर दिया और अलग से आर्टिफिशियली कल्चर करना शुरू कर दिया ताकि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। तो ये किया साइंटिस्ट लोगों ने, बट ये वाला अप्रोच सक्सेसफुल नहीं था, ये फेलियर था। क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स को जब आप बाहर निकाल के कल्चर करोगे तो बी लिम्फोसाइट्स की लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए बी लिम्फोसाइट जल्दी मर जाता है और जब तक उसने जिया है बहुत कम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को ही वो प्रोड्यूस करता है। ओके, सो बी लिम्फोसाइट्स की लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है और बहुत लिमिटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही वो प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए साइंटिस्ट का जो ये ड्रीम था वो फेलियर निकला। मगर आपको क्या पता है, इमॉर्टल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स भी होते हैं नेचर में।
ऐसा तो हमें पता नहीं था, मगर ऐसा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेचर में ऐसे भी सेल्स होते हैं जो कि इमॉर्टल है, मतलब उनको मौत होती ही नहीं है, उनकी डेथ ही नहीं होती। ओके, इमॉर्टल। ओके, मॉर्टल का मतलब है डेथ, इमॉर्टल का मतलब है नो डेथ। ओके, तो ऐसे सेल्स है नेचर में जो इमॉर्टल है और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी अनलिमिटेड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। ये तो पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था, मगर जब पता चला तब उनको एक मजेदार आइडिया आया। ओके, तो प्रेजेंट है नेचर में ऐसे सेल्स, मगर कहाँ होते हैं ऐसे सेल्स जो कि कभी मरते ही नहीं है और हमें कंटिन्यूअसली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिल सकता है। तो कहाँ मिलते हैं ये सेल्स? तो ये सेल्स मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर जो कि मल्टीपल माइलोमा डिसीज से सफर कर रहे हैं। ओके, so they are found in the patients suffering from a disease called multiple myeloma. multiple myeloma क्या होता है? बी लिम्फोसाइट की कैंसर होती है। तो जो पेशेंट्स मल्टीपल माइलोमा की कैंसर से गो थ्रू कर रहे हैं, उनकी बॉडी में इमॉर्टल बी सेल्स बनते हैं, मतलब जिनकी डेथ नहीं होती, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ओके, अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन होता है। तो 1975 में जॉर्ज कोलर और सीजर माइलस्टन, ये दो साइंटिस्ट लोगों ने एक मजेदार, एक माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन किया। ओके, उस टेक्नोलॉजी को हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी नाम दे दिया, जिसमें अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कर सकते हैं। नाउ दैट्स वाओ, राइट? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कर सकते हैं विथ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, और इसके लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था 1984 में। ओके, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये जो एक फ्लो चार्ट है, ये एक ओवरव्यू है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में एक ओवरव्यू है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक माइस है, इस माइस को इम्यूनाइज करा दिया गया विद अ पर्टिकुलर एंटीजन, मतलब इस माइस में एक एंटीजन को इंजेक्शन करा दिया। ओके, तो इंजेक्शन करा दिया, फिर थोड़ी देर उन लोगों ने वेट किया ताकि माइस के अंदर इस एंटीजन के खिलाफ बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो। ओके, तो एंटीजन के खिलाफ माइस के अंदर बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो। जैसे ही बी सेल्स की प्रोडक्शन होना शुरू कर दिया, माइस को सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब माइस को किल कर दिया, और माइस में से स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहां बी सेल की मैच्योरेशन और एक्टिवेशन होती है। ओके, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो स्प्लीन को निकाल दिया, जहां आपको बी सेल ही बी सेल मिलता है। ओके, वो भी नॉर्मल बी सेल नहीं, एक्टिवेटेड बी सेल। ओके, एक्टिवेटेड बी सेल्स विद द एंटीजन जिसको हमने इंजेक्ट किया था। ओके, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माइस ले लिया उन्होंने, ओके, दे टुक अ माइस, उस माइस को इंजेक्ट कर दिया एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ। ओके, माइस को इंजेक्ट कर दिया पर्टिकुलर एंटीजन के साथ। जब माइस उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करने लगा, तब माइस को किल कर दिया। ओके, और माइस की बॉडी से स्प्लीन को निकाल दिया। स्प्लीन क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो बी सेल्स की मैच्योरेशन और एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये माइस ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा था, तो बी सेल्स एक्टिवेटेड है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि बी सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो स्प्लीन सेल्स में से हम लोगों ने बी सेल्स को आइसोलेट कर दिया। ओके, फिर हमने लिया माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स मतलब कैंसर सेल्स। ओके, माइलोमा सेल्स कैंसर सेल्स होते हैं और इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये इमॉर्टल होते हैं, मतलब इनकी मौत नहीं होती। तो स्प्लीन सेल्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स है और माइलोमा सेल्स जो कि कैंसर सेल्स है, इन दोनों को फ्यूजन करा दिया, इन दोनों को फ्यूज करा दिया यूजिंग पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पेग। पेग एक फ्यूजन एजेंट होता है, उसको यूज करके स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल्स की फ्यूजन करा दी गई और
एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, हाइब्रिडोमास मिला, हाइब्रिड सेल्स मिले। हाइब्रिड सेल्स का मतलब क्या है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है स्प्लीन सेल दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल जो कि कैंसर सेल है, इन दोनों के बीच की मिलन हाइब्रिडोमा सेल हमें मिलता है। ओके, हाइब्रिडोमा सेल्स में को हम सेलेक्ट करते हैं, हाइब्रिडोमास को सेलेक्ट किया जाता है यूजिंग हैक मीडियम। ओके, हैट मीडियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिएगा, हाइब्रिडोमास की प्रोडक्शन होगी, उसकी सिलेक्शन होगी, और जैसे ही हमें सही हाइब्रिडोमास का पता चलेगा उसको हम आइसोलेट करेंगे और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवा के हार्वेस्ट करेंगे और यूज करेंगे। ओके, So the first step in monoclonal antibody production is immunization. अभी तक हमने जो कुछ भी देखा था वो एक ओवरव्यू था। ओके, ये फ्लो चार्ट जो अभी हमने देखा ये एक ओवरव्यू है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, मगर अब हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो पहला स्टेप है इम्यूनाइजेशन। So the very first step in hybridoma technology is to immunize an animal. इम्यूनाइज एन एनिमल का मतलब है एनिमल को इंजेक्शन देना विद अप्रोप्रिएट एंटीजन। एक एंटीजन को लिया और एनिमल को इंजेक्ट कर दिया और वेट किया ताकि एनिमल की बॉडी में इस एंटीजन के खिलाफ बी लिम्फोसाइट्स की स्टिमुलेशन हो जाए। ओके, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। जब उस एनिमल की बॉडी में एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमल मिले, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी टाइटर। एंटीबॉडी टाइटर ऑप्टिमल मिले तब हम एनिमल को किल कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं और एनिमल की बॉडी से स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं एसेप्टिकली। ओके, रिमूव कर देते हैं और स्प्लीन को डिसरप्ट करके उसमें से बी लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट कर लेते हैं। ओके, तो सेकेंड स्टेप है सेल फ्यूजन। तो अभी फ्यूजन करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स को तो हमने आइसोलेट कर दिया, अभी उसको फ्यूज करेंगे माइलोमा सेल्स के साथ। माइलोमा सेल्स मतलब कैंसर सेल्स होते हैं, बाय यूजिंग पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ताकि हमें हाइब्रिड सेल्स मिले। ओके, एक जानकारी की बात है कि बी लिम्फोसाइट्स HGPRT एंजाइम पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके पास HGPRT एंजाइम होता है, और माइलोमा सेल्स के पास HGPRT एंजाइम नहीं होता। अब ये क्या एंजाइम है और ये क्या काम करता है ये सब हम देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन जान लीजिएगा। ओके, ये जो मिक्सचर ऑफ सेल्स है ना, बी लिम्फोसाइट्स एंड माइलोमा सेल्स को हमने पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल में डुबो के रख दिया और फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल टॉक्सिक होता है सेल्स की ग्रोथ के लिए, इसलिए फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हमने मिक्सचर कर दिया। ओके, फिर पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल को रिमूव कर दिया, वॉश करके सेल से निकाल दिया और फ्रेश मीडियम को ऐड कर दिया। ओके, अभी हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिडोमा सेल मिलेगा। ओके, मतलब जो कि फ्यूज्ड सेल होता है बिटवीन बी लिम्फोसाइट एंड माइलोमा सेल। हमें सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल ही नहीं मिलेगा, बट अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, और फ्री माइलोमा सेल मिलेगा जो कि फ्यूज हुआ ही नहीं, फ्री बी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे जो कि फ्यूज हुआ ही नहीं, दो माइलोमा सेल्स फ्यूज हो जाते हैं इसमें तो वो भी अनवांटेड प्रोडक्ट है, दो बी सेल्स फ्यूज हो जाते हैं वो भी अनवांटेड प्रोडक्ट। हमें तो सिर्फ हाइब्रिड सेल ही चाहिए। तो अभी ऐसे सेल्स हमारे पास अभी फ्यूजन के बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मिले हैं और हमें क्या चाहिए, सिर्फ हाइब्रिड सेल चाहिए और इसके लिए सिलेक्शन की जाती है। ओके, तो थर्ड स्टेप है आपका सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास यूजिंग हैट मीडियम। हैट का मतलब है हाइपोजेंथाइन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडिन। सो ये तीन है कॉम्पोजिशन ऑफ हैट मीडियम। ओके, किसी भी सेल की मल्टीप्लिकेशन से पहले, किसी भी सेल की मल्टीप्लिकेशन से पहले उस सेल को डीएनए की एक नई कॉपी बनानी पड़ती है, सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए करना पड़ता है, जिसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है।
और हमारे बॉडी में सिर्फ 2 पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है, और ये बहुत मेजर पाथवे होता है। एक है de novo सिंथेसिस और दूसरा है सैल्वेज पाथवे। सो de novo सिंथेसिस और सैल्वेज पाथवे के थ्रू ही हमारी बॉडी में डीएनए की सिंथेसिस होती है। ओके, सो तो पहला है सैल्वेज पाथवे। ओके, सैल्वेज पाथवे, सैल्वेज पाथवे के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स ही काफी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू डीएनए, बट de novo सिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स की प्रोडक्शन के लिए स्मॉल मॉलिक्यूल से ही होता है, फ्रॉम द बेसिक से ही होता है। ठीक है, हैट मीडियम में सेल जो भी ग्रो हो रहा है ना हैट मीडियम में, वो डीएनए सिंथेसिस de novo सिंथेसिस के थ्रू नहीं कर सकता। ठीक है, हैट मीडियम में जो भी सेल्स ग्रो कर रहे हैं ना, वो de novo सिंथेसिस पाथवे के थ्रू डीएनए की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हैट मीडियम में एमिनोप्टेरिन होता है। एमिनोप्टेरिन एक एंटीबायोटिक होता है और ये क्या करता है, de novo सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसलिए हैट मीडियम में जो भी सेल्स ग्रो कर रहे हैं वो जब डीएनए सिंथेसिस करते हैं वो de novo सिंथेसिस के वजह से नहीं होता, ये पाथवे फॉलो नहीं होता। ओके, सो ये है आपका डायहाइड्रोफोलेट। ओके, डायहाइड्रोफोलेट जो कि प्रिकर्सर होता है de novo सिंथेसिस की। एमिनोप्टेरिन इस प्रिकर्सर को इनहिबिट कर देता है। ओके, इनहिबिट कर देता है और फाइनली आपको डीएनए सिंथेसिस नहीं होता, de novo सिंथेसिस की पाथवे ही ब्लॉक हो जाती है। तो बचा क्या है आपका, सैल्वेज पाथवे। और सैल्वेज पाथवे की फंक्शनिंग के लिए आपको HGPRT एंजाइम चाहिए। ओके, सैल्वेज पाथवे की फंक्शनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, HGPRT एंजाइम चाहिए। ओके, और क्या क्या चाहिए, प्रिकर्सर्स और क्या क्या है, हाइपोजेंथाइन और थायमिडिन। ओके, तो हैट मीडियम में हाइपोजेंथाइन भी है, थायमिडिन भी है। ओके, तो इसको यूज करके सैल्वेज पाथवे न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ऑलराइट, सो अभी आपके पास स्प्लीन सेल्स है और माइलोमा सेल्स है। एक बात जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्लीन सेल्स HGPRT एंजाइम की पॉजिटिव होती हैं, मतलब स्प्लीन सेल के पास HGPRT एंजाइम होता है। और ये किस चीज के लिए जरूरत होता है, सैल्वेज पाथवे के लिए जरूरत होता है, डीएनए सिंथेसिस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, सेल की डिवीजन के लिए जरूरत होता है। माइलोमा सेल के पास तो HGPRT एंजाइम नहीं है, मगर उनके पास कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कि हमें चाहिए, वो है इमॉर्टैलिटी। वो सेल्स मौत नहीं होती। ओके, उन सेल्स की मौत नहीं होती, इमॉर्टैलिटी। तो जब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को फ्यूज करेंगे तो हमें एक हाइब्रिड सेल मिलेगा जो कि HGPRT एंजाइम के लिए पॉजिटिव होगा और इमॉर्टल भी होगा और कंटिन्यूअसली हमारे लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और वो है हाइब्रिड सेल। ओके, तो जब फ्यूजन होता है ना स्प्लीन सेल और माइलोमा सेल्स के बीच में, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो पहला है फ्यूज्ड प्लाज्मा सेल। दो प्लाज्मा सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, उनके पास तो HGPRT एंजाइम होता है मगर वो HGPRT एंजाइम होता है मगर वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसलिए वो जल्दी से मर जाते हैं। और दूसरा टाइप का सेल आपको मिलता है फ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। तो फ्यूज्ड माइलोमा सेल का मतलब है दो माइलोमा सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं। ये सेल सरवाइव नहीं करते क्योंकि इनके पास HGPRT एंजाइम नहीं होता। ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ सेल मिलता है हाइब्रिडोमा, जो कि हमारा रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है। फिर मिलता है अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स। ओके, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल्स होता है बी सेल्स, जिसके पास HGPRT एंजाइम तो होता है मगर वो शॉर्ट लिव्ड होता है। सिमिलरली अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स इमॉर्टल होते हैं, पर क्या फायदा, अपनी खुद की डीएनए तो सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनके पास HGPRT एंजाइम नहीं होता। तो हैट मीडियम में जब सेल्स ग्रो करते हैं तो सिर्फ
हाइब्रिड सेल ग्रो करता है। ओके, सिर्फ हाइब्रिड सेल ग्रो करता है, बाकी जो भी सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमें स्क्रीन करना है हाइब्रिडोमास की प्रोडक्ट्स को। ओके, द हाइब्रिडोमास मस्ट बी स्क्रीन्ड फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी ऑफ डिजायर्ड स्पेसिफिसिटी। हमें चेक करना है कि क्या हाइब्रिडोमा वही एंटीबॉडी बना रहा है जिसके लिए हमारी एंटीजन स्पेसिफिक है। याद है आपको, हम लोगों ने एनिमल को एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ इंजेक्ट किया था और उस एंटीजन के लिए ही हमें एंटीबॉडी चाहिए। तो क्या ये हाइब्रिडोमा सेल वही एंटीबॉडी बना रहा है, ये हमें चेक करना है। ओके, और इसको कैसे चेक करेंगे? एलाइसा के थ्रू। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे होता है। इस असे के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या हमारी एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक है या नहीं। आफ्टर चेकिंग हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज करेंगे। ओके, so that is all about your monoclonal antibodies. It is a very interesting topic, very easy topic. आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत मजेदार लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। ओके, एनी सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ओके, अगर आप CSIR नेट के एस्पिरेंट है और अनअकैडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। 10% ऑफ के लिए नेहा कोड यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुणमंत्र शिक्षा का वृंद। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे गाइज। अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।